हेलो एवरीवन। तो बेटा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है हमारा अपना जो ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। जिस बच्चे को जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा पेपर में उसको हम अब सोल्व करवाने वाले हैं बेटा। सारे टीचर सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे आपके सामने। तो सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखेंगे, है ना। सबसे पहले अपना जो फिजिक्स का जो पार्ट था उसी को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। मोस्टली बच्चों को फिजिक्स से बहुत डर लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इजी तरीके से और इजी मेथड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो बेटा अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन था अपन, टू लैम्प्स ए रेटेड 100 वोल्ट 220 वोल्ट एंड बी रेटेड 60 वोल्ट 220 आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो निकालना है बेटा। आप इसको ऐसा मान सकते हो, ये आपका एक बल्ब है, पहला बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। और इसको मैंने एक सप्लाई से जोड़ दिया जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 220 वोल्ट दिखाया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ठीक है। जो पहला बल्ब है उस पे जो रेटेड है वो क्या है, 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है। और दूसरा वाला क्या है बेटा, 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है। अपन को किस चीज का रेशियो फाइंड आउट करना है, हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है ना। हीट निकालनी है। और हमें पता है बेटा हीट क्या होता है, आपका पावर इनटू में टाइम। क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है हीट का ये, पावर इनटू टाइम। किसमें, सीरीज में जोड़ रखे हैं दोनों बल्ब को, है ना। सीरीज में सेम क्या होता है, करंट सेम होता है, तो हम पावर को करंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा मेरा, आई स्क्वायर आर टी। यानी कि ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड का, I²RT। ठीक है। देखो, सीरीज में करंट सेम रहेगा, आई क्या रहेगा बेटा, दोनों में, दोनों बल्ब में क्या रहेगा, आई सेम रहेगा। और टाइम क्या रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, है ना। डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी बेटा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, है ना। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालता हूं मैं, क्या होता है, V²/P। V कितना बेटा, 220। 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई पी यानी कि कितना, 100। ठीक है। R2 बोलो, R2 बोलो क्या हो जाएगा बेटा, पावर, V तो दोनों का, वोल्टेज तो दोनों का सेम है, 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 60। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो क्या हो जाएगा बेटा, R1/R2 क्या हो जाएगा, 60/100। देखो, R1 क्या हो जाएगा, 220 का स्क्वायर बाय 100, और R2 क्या हो जाएगा, 220 स्क्वायर बाय 60। तो 60 चला गया बेटा मेरा ऊपर, तो ये क्या हो गया, 23 जा और 25 जा। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आया बेटा, 3:5। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आया मेरे पास, 3:5। और जो हीट है वो रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली। जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही हीट का रेशियो होगा। तो जब रेजिस्टेंस का रेशियो 3:5 है तो हीट का रेशियो भी क्या होगा बेटा, 3:5। ओके। तो देखो 3:5 के हिसाब से अपन कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए अपन को, ए। तो ऑप्शन ए अपन ने टिक किया और ए अपना ठीक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो कह रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड ईस्ट, एंटर ए मैग्नीट्यूड सॉरी एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट टूवर्ड नॉर्थ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, नॉर्थ में है। भाई मान लो मैंने इस वाले को अपना नॉर्थ बोला, ये मेरा नॉर्थ है। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, साउथ हो गया। इसको मैंने ईस्ट बोला और इसको मैंने वेस्ट बोला। ठीक है। नॉर्थ की तरफ बात कर रहा है। और कह रहा है कि एंड डिफ्लेक्टेड इन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। एक पार्टिकल है वो नॉर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। और पार्टिकल कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखो जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है
तो कितना फोर्स फील करता है, बी क्यू वी साइन थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा ये फील करता है। अच्छा, एंटर कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो थीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है बेटा 1, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। तो मेरे पास फोर्स क्या हो गया, बी क्यू वी। ओके, अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, क्योंकि डायरेक्शन निकालनी, क्यू तो आपका स्केलर है, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है मेरा पार्टिकल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि फोर्स उस पे कैसे लगा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कौन से रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, अपना लेफ्ट हैंड लो, ये 4 फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर और ये आपका थंब, 4 फिंगर को रखोगे किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। 4 फिंगर को किस में रखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। सेंट्रल फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, मोशन की डायरेक्शन में रखेंगे। तो थंब किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा, थंब किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा, है ना। तो देखो मैं अब इसको आपको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस वाला कौन सा मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड, और डायरेक्शन मान लो ये आपका एक पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है और वो उस ऐसे एंटर कर रहा है। तो ध्यान से देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, ये मोशन का डायरेक्शन, तो फोर्स कहां पे आया, ऊपर आया, फोर्स कहां पे आया, अपवर्ड डायरेक्शन में आया। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, एंड डिफ्लेक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड, जब पार्टिकल एंटर किया तो कौन सी डायरेक्शन में आया, फाइनली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। कौन सी डायरेक्शन में आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेचुरल तरीके से फोर्स लगना कहां चाहिए था, ऊपर, लेकिन फाइनली पार्टिकल मूव कहां कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये मेरा वो अपोजिट हो गया, मोशन के क्या हो गया, अपोजिट। और मोशन के अपोजिट कब होगा, जब क्यू की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा, माइनस क्यू, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और कौन सा पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये अपन ने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है एन एमीटर हैज 10 डिवीजन between mark 0 and mark 2 on its scale, which of the following reading the emitter cannot read, है ना। तो देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ये मान लो 0 रीडिंग है और ये मान लो बेटा 2 रीडिंग है, और इसके बीच में कितने डिवीजन बोले हैं उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिवीजन बोले हैं 0 और 2 के बीच में, 10। सबसे पहले हम अपना क्या निकालेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, लिस्ट काउंट निकालेंगे, है ना। अब कई बच्चों को लिस्ट काउंट नहीं पता होगा तो मैं उनको बता रहा हूं, लिस्ट काउंट क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू, जो वैल्यू आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिस्ट काउंट। ओके, अच्छा तो सर ये लिस्ट काउंट निकलेगा कैसे, देखो पहला डिवीजन कितना है बेटा 0, लास्ट वाला डिवीजन कितना है 2, 0 से 2 के बीच में पहली रीडिंग 0, दूसरी रीडिंग 2, 0 से 2 के बीच में कितने डिवीजन 10, यानी कि एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर, क्योंकि एमीटर की बात कर रहा है तो एमीटर तो करंट को मेजर करेगा, 0.2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा मतलब एक डिवीजन कितनी मेजर करेगा बेटा, 0.2 एम्पियर, ठीक है। एक डिवीजन करेगा 0.2, 2 डिवीजन करेंगे 0.4, 3 डिवीजन करेंगे 0.6, ऐसे ही करते चलेंगे, 4 डिवीजन 0.8, 5 डिवीजन कितना करेंगे बेटा 1.0, 6 डिवीजन कितने करेंगे 1.2, 7 डिवीजन कितना करेगा 1.4।
8 डिवीजन कितना करेगा 1.6, 9 डिवीजन कितना करेगा बेटा 1.8 और 10 डिवीजन कितना करेगा 2.0। तो देख लो कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है, 1.9 एम्पियर नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट किसी डिवीजन पे नहीं आएगा, 1.8 और 2 के बीच में आएगा, 1.8 और 2 के बीच में आएगा। तो ये वाली रीडिंग क्या होगी, ये वाली रीडिंग नहीं मेजर कर पाएगा आपका जो एमीटर दे रखा है वो। तो लीस्ट काउंट बेस पे क्वेश्चन था। लीस्ट काउंट अब आपको पता चल गया कि जो मिनिमम वैल्यू आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा बेटा वो लीस्ट काउंट बोला जाएगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है बेटा, यू आर प्रोवाइडेड विद ए कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस। कनकेव मतलब कौन सा लेंस होता है बेटा, डाइवर्जिंग। कनकेव का मतलब होता है डाइवर्जिंग लेंस। हैविंग फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इफ इट डिमिनिशेस द इमेज बाय 1/3, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। यानी कि वी पूछा है बेटा, क्या पूछा है बेटा, वी पूछा है ना। तो ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का 1/3 इमेज बना है, ऑब्जेक्ट का 1/3 इमेज बना है, मतलब m का वैल्यू कितना है बेटा 1/3। मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा सभी बच्चे ने, क्या, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब 1/3 इमेज बनाया मतलब m का वैल्यू है 1/3, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के केस में क्या होता है v/u। तो v का वैल्यू क्या हो गया बेटा u/3, v का वैल्यू क्या हो गया बेटा u/3। ठीक है, अच्छा v आ गया मेरे पास, f दिखा रखा है 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, -15 लेना पड़ेगा अपन को। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, -1/u। ठीक है, अच्छा तो -1/15 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या रखूं बेटा मैं u/3, तो 3 ऊपर चला गया, u नीचे, -1/u। तो ये क्या हो गया बेटा -1/15 इज इक्वल टू u एलसीएम आ गया, 3 - 1 क्या 2। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आगे होता है माइनस में लिया जाएगा, माइनस आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें निकालना क्या है बेटा, इसमें हमें निकालना है इमेज का डिस्टेंस, v निकालना है। जब आपके ऑब्जेक्ट की हाइट 1/3 हो जाती है ना, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 1/3 बना, तो इमेज का पोजीशन भी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 1/3 होगा। तो v क्या होगा मेरा u/3, v क्या है बेटा मेरा u/3, u है -30 डिवाइड बाई 3, यानी कि क्या आया बेटा -10 सेंटीमीटर। ये -10 क्या बताएगा आपका, वर्चुअल बताएगा। क्यों, कनकेव के केस में वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज कहां बनता है, लेंस के सामने, और लेंस के सामने बनेगा तो v टेकन एज नेगेटिव, यानी कि v का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा मेरा 10 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सपोज 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम, है ना, आपके पास 5 रेजिस्टेंस है 5 रेजिस्टेंस है, और सबकी वैल्यू कितनी है बेटा 10 ओम है। ठीक है, यू आर फ्री टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू बाय कंबाइनिंग देम, द डिजायर्ड वैल्यू विल लाई इन बिटवीन। ये कह रहे हैं कि आप फ्री हो कि आप इनको कैसे जोड़ सकते हो, तो वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम वैल्यू कब होगी, या मैं बोलूं मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। ठीक है, देखो अगर मैं इन सबको सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो 5 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू सेम यानी कि आइडेंटिकल,
तो सीरीज में क्या हो जाएगा बेटा आंसर 5R, यानी कि 5 इंटू एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक कितना दिखा रखा है 10, तो कितना हो गया 50 ओम। अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं बेटा, पैरेलल में क्या होता है मेरा R बाय एन, एन मतलब जितने रेजिस्टेंस हो, तो 10 डिवाइड बाय 5 यानी कि 2 ओम। यानी कि मैं इनको या तो अगर सबको सीरीज में जोड़ूंगा तो वैल्यू आएगा 50, और सबको अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो वैल्यू आएगा बेटा 2। कितना आएगा 2 आएगा, है ना। यानी कि रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकती है, मिनिमम 2। तो देखो बेटा कौन सा आंसर बनेगा, यानी कि मेरी जो वैल्यू है वो 2 और 50 के बीच में रहेगी, 2 से लेकर 50 तक रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, कि ऑप्शन नंबर ए, ये अपन ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रेवल थ्रू द गिवन रजिस्टर 20 ओम इन द सर्किट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। क्या बोला बेटा, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, मैंने मान लिया n इलेक्ट्रॉन पास होंगे। क्या बोला जाएगा बेटा, मैंने माना n इलेक्ट्रॉन पास होंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, बहुत बढ़िया। उसने बोला कि एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको मैं देखो छोटे तरीके से करा देता हूं इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, देखना। 20 प्लस 40, आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा मेरे पास, आर इक्विवेलेंट कितना आया 20 प्लस 40, 60 ओम आ गया। तो करंट क्या हो गया मेरे पास, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा ना भाई। वी कितना 180 और आर कितना आया मेरा 60, यानी कि आई कितना आ गया 3 एम्पियर। आई कितना आ गया बेटा 3 एम्पियर। आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, तो यहां से क्यू क्या हो गया आई इंटू टी, ठीक है। आई कितना दिखा रखा है 3 एम्पियर, आई कितना आया अपन 3 एम्पियर, और टी टी कितना दिखा रखा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 1 सेकेंड मेंशन किया हुआ है ना भाई, तो 1 सेकेंड में। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया 3 कूलम। Q इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज जाएगा 3 कूलम जाएगा। 1 सेकेंड में कितना चार्ज जाएगा 3 कूलम। 1 कूलम तो इतने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो 3 कूलम कितने लेके जाएगा, N इज इक्वल टू 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। और हमें निकालना कितने का है 3 कूलम का निकालना है। कितने का निकालना है बेटा 3 कूलम का निकालना है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 18.75 इंटू 10 टू दी पावर 18। 6.25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा बेटा, क्या बनेगा 18.75। तो कौन सा मैच होगा अपना, पहला ऑप्शन इसमें अपन मैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द EMF of a cell is 1.5 volt, then the energy provided by the cell to drive 0.5 coulomb of charge around the circuit। एनर्जी पूछा है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चों ने पढ़ा होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W क्या होता है बेटा V इंटू क्यू, W क्या होता है V इंटू क्यू, और यही एनर्जी की फॉर्म होती है, यही क्या होती है बेटा एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। तो V कितना दिखा रखा है 1.5, Q कितना दिखा रखा है 0.5। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। 1.5
इंटू 0.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0.75 जूल, क्योंकि एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है जूल, क्योंकि एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क, एनर्जी और वर्क एक ही बात है, तो एनर्जी का जो हमारा यूनिट आएगा वो जूल ही आएगा। ठीक है, ईएमएफ का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ईएमएफ कोई ऐसा यूनिट पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगेगा। भाई बैटरी जो हम लगाते हैं कंडक्टर में, जो बैटरी लगाते हैं वही तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है बेटा। भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, जैसे सर्किट को ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो यही तो मूव कराता है। तो इसी के पोटेंशियल को, इसी के इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब हम। ये कह रहा है ए पर्सन वियर ग्लास ऑफ पावर -2 डायोप्टर, पावर दिखा रखा है बेटा -2 डायोप्टर, ठीक है। द डिफेक्ट ऑफ द आई एंड द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन विदाउट द ग्लासेस विल बी, कितना आसान सा क्वेश्चन है देखो, है ना बेटा। एग्जाम में जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ही बहुत हार्ड आए, है ना, वो आपके पेशेंस को, आपके एक्सपीरियंस को दे देखेगा कि आपने कितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। वो आसान क्वेश्चन भी डालेगा, हार्ड भी डालेगा, मिक्स भी करेगा कॉन्सेप्ट्स को, है ना। लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल कूल माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करते रहना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन देखो, क्या बोला है इसने, पावर को बोला है -2 डायोप्टर में, यानी कि पावर नेगेटिव है। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f। अगर पावर नेगेटिव है, इफ पावर, अगर इफ पावर इज नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, कौन सा लेंस होगा बेटा, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो कनकेव लेंस होगा। और कनकेव लेंस कौन से डिफेक्ट में यूज होता है, मायोपिया। अब मायोपिया को क्या बोलेंगे बेटा, नियर साइडनेस, है ना। और फार पॉइंट क्या हो जाएगा इसका 50। पावर क्या है मेरा, पावर है मेरा -2 डायोप्टर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा अपन बेटा, फोकल लेंथ हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ पावर, यानी कि -1/2, यानी कि -0.5 मीटर। और इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बेटा, -50 सेंटीमीटर। इसी को सेंटीमीटर में अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा बेटा आपको, पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। देखो, द मंथली बिल ऑफ 30 days if the following appliances are used as indicated below at the rate of ₹5 per unit। एक यूनिट का खर्चा बताया बेटा उसने 5। तो मैं देख लेता हूं जो जो मेरे अप्लायंस दिखा रखे हैं उन सब का खर्च, उन सब का यूनिट निकाल लेता हूं एक महीने का, और उन जो टोटल मेरी यूनिट आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। एक यूनिट का मतलब होता है बेटा, एक यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आर, KWH, किलो वाट आर होता है एक यूनिट का मतलब, ठीक है। यानी कि पावर को हम किस में लेंगे, पावर को लेंगे किलोवाट में, और टाइम को किस में लेंगे बेटा, घंटे में लेंगे, आवर्स में लेंगे, ठीक है। ये टाइम और ये मेरा पावर, ठीक है। तो देखो पहले ए हीटर ऑफ, पहले हीटर की बात कर लेते कि हीटर कितना कंज्यूम करेगा, हीटर की बात करते बेटा। पावर कितना है हीटर का, 1000 वाट। 1000 वाट को मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं 1 किलोवाट बोल सकता हूं, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर दिया। पावर कितना हो गया बेटा उसका, 1 किलोवाट। डेली कितनी देर चलता है, 2 घंटे। डेली कितनी देर चलता है बेटा, 2 घंटे। तो 1 × 2, और एक महीने में कितनी दिन बेटा, 30, यानी कि 60 किलोवाट आवर। क्या किया मैंने, पहले पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने क्या किया, टाइम को, एक दिन में कितनी देर चला रहे थे हम अपने हीटर को, 2 घंटे, तो पूरे महीने में कितनी देर चलाएंगे, 60 किलोवाट आवर, यानी कि एक
महीने में मेरा हीटर कितने यूनिट खर्च करेगा? 60 यूनिट खर्च करेगा। अब आ जाओ अपन बल्ब की बात कर लेते। कितने बल्ब है बेटा? 10 है। एक बल्ब का पावर है 60। एक बल्ब का पावर कितना है? 60। तो 10 बल्ब का कितना हो जाएगा? 600। 10 बल्ब है तो 600 हो जाएगा। अब 600 को जो मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा तो 0.6 किलोवाट। एक दिन में कितनी देर यूज कर रहे हैं हम उसको? 5 घंटे यूज कर रहे हैं। तो 0.6 इंटू 5 इंटू 30, क्योंकि भाई हम एक महीने का भी तो हमें कैलकुलेट करना है ना। तो देखो ये डेसिमल से आपका डेसिमल हो गया 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 90, यानी कि 90 किलोवाट आवर। 90 किलोवाट आवर। तो टोटल कितनी यूनिट यूज हुई बेटा? टोटल कितनी यूनिट यूज हुई? 60 प्लस 90 यानी कि 150 यूनिट यूज हुई। और एक यूनिट का खर्चा कितना दिखा रखा है? एक यूनिट का खर्चा दिखा रखा है 5 रुपए। तो टोटल बिल कितना बनेगा आपका? टोटल यूनिट इंटू एक यूनिट का खर्चा, यानी कि अपना क्या हो जाएगा बेटा? ये 750 रुपए। 750 रुपए। देखो कौन सा ऑप्शन में दिखाई देगा आपको 750? ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। मैच द फॉलोइंग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने रिफ्लेक्शन का बिल्कुल बेसिक भी पढ़ा होगा वो उसने क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया होगा। हाईएस्ट रिफ्रैक्शन डायमंड है ना, टीआईआर का एग्जांपल होता है बेटा। क्योंकि डायमंड सबसे ज्यादा चमकता है ना, उसका रीजन यही होता है कि लाइट उसके अंदर अगेन एंड अगेन क्या होती है? बैंड होती रहती है, फिर दूसरे सरफेस पे टकराएगी, फिर बैंड हो जाएगी, फिर टकराएगी, फिर बैंड। यानी कि टीआईआर का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट अंदर ही घूमती रहेगी, इंटरनली बाहर नहीं निकलेगी। तो जो हाईएस्ट रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो किस में हो जाएगा बेटा? डायमंड में। लोएस्ट रिफ्रैक्शन किस में हो जाएगा? आपका आइस में, है ना। लोएस्ट रिफ्रैक्शन एंट्री नहीं करेगा ना, क्योंकि पानी का क्या हो जाएगा? पानी का सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा जब आपका आइस बनेगा तब। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है बेटा? हेडलाइट ऑफ ए कार। हेडलाइट, है ना। हेडलाइट क्या होता है? जो अपन कार में जो अपने सामने वाली जो लाइट होती है उसमें कौन सा मिरर यूज होगा? अब आपके पास ऑप्शन बचते, कन्वेक्स मिरर यूज होगा या कि कनकेव मिरर यूज होगा। हम क्या चाहते हैं बेटा? कि लाइट सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट रहेगी, पूरे रोड को दिखाए में हमारे को। हम चाहते हैं कि पूरा रोड हमें दिखाई दे, यानी कि लाइट फैलनी चाहिए, डाइवर्ज होनी चाहिए, कन्वर्ज नहीं होनी चाहिए। तो डाइवर्ज करने का काम कौन करेगा बेटा? कन्वेक्स मिरर करेगा। कौन करेगा बेटा? सॉरी, कनकेव मिरर करेगा ये, है ना। और साइड रियर व्यू में क्या हो जाएगा आपका? कन्वेक्स मिरर। और ये आपका सेकंड। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बेटा देखो क्या में, ए के साथ 3 और बी के साथ 4, सी के साथ सेकंड और डी के साथ 1, यानी कि पहला ही ऑप्शन बनेगा बेटा इसमें आपका। कौन सा बनेगा आपका? पहला ऑप्शन। तो ये अपना बेटा फिजिक्स का पार्ट था, है ना। तो अब हम क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे नेक्स्ट जो आपका सॉल्यूशन आएगा बेटा केमिस्ट्री का आएगा। जितेंद्र सर केमिस्ट्री के सॉल्यूशन कराएंगे आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू बेटा।